हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर आईटी फील्ड में हैं तो आप आपकी सैलरी किस तरीके से नेगोशिएट करेंगे। अगर आप एक आईटी फील्ड के एक्सपीरियंस्ड हैं और किसी दूसरे कंपनी में ट्राई कर रहे हैं तो वहाँ पर जाकर के हाउ कैन यू फेच हाईएस्ट सैलरी फॉर योरसेल्फ, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो देखने हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि आपको आपका होमवर्क बिल्कुल सही से करके जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि जिस पोजीशन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी नेशनल एवरेज सैलरी कितनी है। यानी कि मान लीजिए आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पोस्ट के लिए इंटरव्यू दे रहे हैं तो आज के तारीख में सॉफ्टवेयर इंजीनियर को और आपका जितना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से एक नेशनल एवरेज सैलरी कितनी मिल रही है। एक बेसिक अमाउंट आप निकाल करके जा सकते हैं कि भाई इतनी एवरेज सैलरी है। उसके बाद जो चीज़ आपको देखनी है वो ये देखनी है कि आपका जोग्राफिकल एरिया कौन सा है, आप कौन से स्टेट में रह रहे हैं, कौन से स्टेट के कौन से सिटी में रह रहे हैं, उस सिटी में और इसके इर्द गिर्द के सिटीज़ में इसी सेम पोजीशन के लिए कितना पैसा ऑफर किया जा रहा है। यहाँ पर हमारे पास नेट के ऊपर ग्लासडोर जैसी वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाकर के आप हर एक पोजीशन की एवरेज सैलरी जो है वो मार्क देख सकते हैं कि कितनी सैलरी मिल रही है। उसके हिसाब से आपको ये तय करना पड़ेगा कि आपके स्किल सेट्स क्या हैं, आपको क्या क्या आता है, इसी के साथ साथ आपका एक्सपीरियंस कितना हुआ है। उसके हिसाब से आप जो है वो ये देख सकते हैं कि आप अभी मिड लेवल के हैं या एक्सपर्ट लेवल के हैं, उससे भी आगे के हैं। उसके हिसाब से आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए उसकी एक बॉटम लाइन आप तय करके जाइए। आपकी एक रेंज पहले आपके दिमाग में होनी चाहिए कि मान लीजिए मैं एक्सपीरियंस हूँ, मुझे 6-7 साल का एक्सपीरियंस है तो मुझे कम से कम 90,000 रुपये से लेकर के 1.25 लाख रुपए तक की सैलरी चाहिए। तो ये रेंज जो है वो आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी। आपका एक बॉटम लाइन होना चाहिए कि भाई इसके नीचे मैं नहीं आऊँगा, भले ही कंपनी कितनी भी अच्छी हो, वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, ये मेरा बॉटम लाइन है, इससे नीचे नहीं आना है। तो ये अगर आप पहले से तय करके रखेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। इसके बाद आपको जो है वो कुछ चीज़ों के बारे में खुद ही सोचना पड़ेगा और उनके आंसर्स रेडी रखने पड़ेंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि एक ऑफ़र आपको दी जा रही है, उससे ज़्यादा अगर आप मांग रहे हैं तो ऑब्वियसली जो एम्प्लॉयर है वो ये चाहेगा कि आपको क्यों इतना पैसा दिया जाए, आप कुछ इसके जो है वो अच्छे कारण हमें बताएं, इसके बदले में कंपनी को क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ये चीज़ों के आंसर्स आपके पास रेडी होने चाहिए, आप कन्विंसिंग लगने चाहिए कि क्यों आप ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करते हैं, ऐसी कौन सी वैल्यूज़ हैं जो आप कंपनी के लिए लाएंगे, आपके कौन से ऐसे स्किल सेट्स हैं जो कि यूनिक है, आपके पास कौन सा ऐसा एक्सपीरियंस है जो कि आप इस काम में डाल करके कंपनी का काम और ज़्यादा निखार सकते हैं। तो इन सभी के बारे में जो है वो आपको खुद को पहले सोचना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि आईटी सेक्टर में कई बार ऐसा होता है कि आपकी वर्किंग आवर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं, ये काम जो है वो काफ़ी ज़्यादा एग्जॉस्टिंग हो सकता है। इसकी वजह से हायर सैलरी मांगने में बिल्कुल शर्माएं नहीं। ये सबसे पहली बात यहाँ पर याद रखें कि यहाँ पर आज के ज़माने में पैसे के मामले में आपको जो है वो अप फ्रंट और क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई बंदा जो है वो कोई ऐसा एम्प्लॉय चाहता है जो कि कम सैलरी में भी अच्छा काम करके उनको दे सके। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं एम्प्लॉयर जो है वो हमेशा से ही ये कोशिश ज़रूर करता है कि कम से कम सैलरी में कैसे इससे मैं हायर कर सकता हूँ, कैसे कम से कम कंपनी को कॉस्ट आएगा इस एम्प्लॉय को काम करवाने का। तो आप ही को आपके लिए जो है वो तरफदारी वहाँ पर करनी पड़ेगी या वकालत करनी पड़ेगी कि क्यों आप ज़्यादा सैलरी डिज़र्व करते हैं। तो पैसा ज़्यादा मांगने में कभी भी शर्माए नहीं। दूसरी इसके अंदर ट्रिक ये है कि मान लीजिए आपको सैलरी चाहिए 80,000 रुपये, सो यू शुड स्टार्ट विथ 95। तो उसके बाद आप नेगोशिएट करते करते 80 तक पहुंच सकते हैं। और कभी भी ये ना कहे कि 90 मतलब 90 ही चाहिए। आप अपना कोड डाल दीजिए, पहले उनको अपना कोड जो है वो सामने रखने दीजिए, उसके बाद आप आपकी प्रपोज सैलरी बताइए और अंत में एक लाइन ज़रूर डालिए कि ऑल्दो आई हैव कोटेड दिस अमाउंट, आई एम फुल्ली ओपन टू नेगोशिएशन। यानी कि हम इसमें जो है वो मोल भाव कर सकते हैं, ऊपर नीचे इसमें हो सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आप वहाँ पर सैलरी को नेगोशिएट कर सकते हैं।
और एक बात, आईटी फील्ड में अगर आप सैलरी को डिस्कस कर रहे हैं तो एक चीज़ और ध्यान में रखनी चाहिए कि आईटी फील्ड में काम करते वक्त आपको बाकी के भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको कंपनी बहुत ज़्यादा ही पसंद आ गई है या वो कंपनी में काम करना आपका गोल रहा है, लेकिन सैलरी के अंदर कुछ 10-20 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, आपकी जो एक्सपेक्टेड सैलरी है और वो जो आपको ऑफर कर रहे हैं उसके अंदर 10-20 हज़ार का डिफरेंस आ रहा है, तो आप कॉन्सेंट्रेट इन बातों पे कीजिए कि आपको सैलरी के अलावा जो बेनिफिट्स मिलते हैं वो कौन से मिलने वाले हैं। तो क्या आपको पेट्रोल अलाउंस मिलने वाला है, या हम कहें कि ट्रैवलिंग अलाउंस मिलने वाला है, आपको यहाँ पर मेडिकल हेल्प कंपनी की तरफ से दी जा रही है क्या, आपको इंश्योरेंस दिया जा रहा है क्या, आपको फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स का सुविधा जो है वो प्रोवाइड की जा रही है क्या, आपको वर्क फ्रॉम होम की कितनी सुविधा अलाउड है, यानी कि कितने दिन तक आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, आपको पेड हॉलीडेज कितने मिलने वाले हैं, आप उस कंपनी के एम्प्लॉय है, इसकी वजह से अगर आपको वहाँ पर काम करते वक्त कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आए, तो उसको वहाँ पर ट्रीट करने के लिए कंपनी की तरफ से कई बार जो है वो फाइनेंशियल हेल्प दी जाती है। कंपनी के किसी किसी हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप होते हैं। इसी के साथ साथ कंपनी का जो आईडी कार्ड है वो दिखा करके कई जगहों पर आपको ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं। तो ये होते हैं उस कंपनी में काम करने के एडेड बेनिफिट्स, तो उनकी तरफ भी ध्यान दे, उसके बारे में भी सोचे कि अगर 10-20 हज़ार मुझे सैलरी में कम मिल रहे हैं तो उतने ही वैल्यू की मुझे कुछ और बेनिफिट्स मिल रहे हैं क्या। हो सकता है आपको पेड हॉलीडेज ज़्यादा मिल रहे हो, या हो सकता है कि आपको वर्क फ्रॉम होम करने की सुविधा मिल रही हो, या कोई ऐसी चीज़ जो जिससे कि जो है वो ये 10-20 हज़ार का जो फासला है वो मिट सके, उससे कॉम्पेंसेट हो सके। इसके बारे में भी आप ज़रूर ध्यान दें। केवल सैलरी 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 इसके ऊपर ध्यान न दें, एक वाइड स्पेक्ट्रम में इस चीज़ को ज़रूर देखें। इसके अलावा अब अगर ऐसी सिचुएशन आ गई है कि उतने ज़्यादा बेनिफिट्स भी नहीं है और 10-20 हज़ार का फ़र्क भी लग रहा है, लेकिन अल्टीमेटली उसी कंपनी में काम करके आपको ऐसा लगता है कि मेरे रेज्यूमे के लिए अच्छा होगा, आगे चल करके इस कंपनी का नाम अगर मेरे रेज्यूमे में है तो मेरे लिए अच्छा रहेगा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या कीजिएगा। तो ऐसे सिचुएशन में अच्छा यही होगा कि आप उनकी ऑफ़र सुन लीजिए कि ये ऑफ़र है, तो आप ये कह सकते हैं कि ठीक है, अभी आप ये जो ऑफ़र दे रहे हैं उसके ऊपर मैं ज्वाइन करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन 6 महीने के बाद आप मेरा इंक्रीमेंट कर दीजिए। तो ये जो है वो कंपनी के लिए भी सही रहता है, क्योंकि आप ये कह सकते हैं कि देखिए 6 महीने तक आप मुझे टेस्ट कर सकते हैं, आप मुझे प्रोबेशन पे रख सकते हैं, उसके बाद अगर मेरा काम आपको अच्छा लगे उसके बाद मेरी सैलरी आप बढ़ा सकते हैं। तो ये आप चीज़ कर सकते हैं। इसके अलावा और एक चीज़ जो है वो वन टाइम साइनिंग बोनस भी होता है। तो अगर यहाँ पर ऑफ़र कुछ बन नहीं रही है, बात नहीं बन रही है, तो आप वन टाइम साइनिंग बोनस के बारे में भी पूछ सकते हैं कि अगर आप मुझे वन टाइम साइनिंग बोनस दे देते हैं तो मैं यहाँ पर ज्वाइन कर सकता हूँ। तो ये वन टाइम साइनिंग बोनस जो है वो जितना डिफरेंस लग रहा है उससे भी थोड़ा ज़्यादा होता है, ताकि कंपनी का ये ट्रिक होता है कि उस एम्प्लॉय को हम अपने पास रिटेन कर सके, वो किसी और कंपनी में ना जाए। इसकी वजह से जो है वो वन टाइम साइनिंग बोनस के बारे में भी आप बात कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है वो आप ये बात भी सामने रख सकते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आपका इंटरव्यू हो जाता है, आपको वहाँ पर ऑफ़र दी जाती है और आप कहते हैं कि मैं 1 दिन में आपको रिवर्ट करता हूँ, 2 दिन में आपको रिवर्ट करता हूँ। तो 1-2 दिन में अगर आप रिवर्ट कर रहे हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं, आप अगर 2-4 कंपनीज में इंटरव्यू दे चुके हैं, उनके कुछ अच्छे ऑफर्स आपके पास हैं, तो उसके बारे में भी आप आपके रिवर्ट मेल में वहाँ पर जो है वो लिख सकते हैं। That one thing I want to bring to your notice that I have also given interview in so and so company, XYZ company, and they have offered me of XYZ amount of package, which is little higher than what you have offered me. तो उससे सामने वाले को भी ये पता लग जाता है कि ये एम्प्लॉय काफ़ी ज़्यादा स्किल्ड है, इसकी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो अगर हमारे कंपनी में इसको काम करवाना है तो बाकी कंपनी का जो भी कोई ऑफ़र है उससे ज़्यादा का ऑफ़र हमें देना पड़ेगा। और अगर वाकई में वो कंपनी आपको काम पर रखना चाहती है तो वो हायर ऑफ़र आपको ज़रूर देने वाली है। तो आप अगर एक्सपीरियंस है तो फिर आपका तो वैसे भी बनता है, क्योंकि आपने कुछ समय तक काम किया हुआ है, काम कैसे होता है ये आप जानते हैं, वर्क एथिक्स जानते हैं, और पिछली कंपनी में आपको अगर कुछ अकम्पलिशमेंट वगैरह है आपके नाम से, तो फिर यू कैन राइटफुली आस्क फॉर मोर सैलरी।
तो इस तरीके से जो है वो आप यहाँ पर सिंपली नेगोशिएट कर सकते हैं। इसके अलावा एक प्रो टिप, आप हमेशा सैलरी नेगोशिएट करते वक्त इसके बारे में भी ज़रूर पूछें कि हमारे कंपनी में ओटी का कितना पेमेंट मिलता है, यानी कि ओवर टाइम अगर किया जाए तो एक दिन का कितना पेमेंट ऑन एन एवरेज दिया जाता है, या अगर ओटी हो जाए तो और कौन से बेनिफिट्स मिल जाते हैं। कई बार देर रात तक काम करना पड़ता है, तो क्या हमें कैब घर छोड़ने के लिए आ सकती है या लेने के लिए आ सकती है, या नाइट शिफ्ट के वक्त जो है वो कैब की सर्विस हमें मिल सकती है क्या, वगैरह ऐसी सारी चीज़ों के बारे में भी आप ज़रूर पूछ लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो बस दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जाना कि आईटी सेक्टर के अंदर जो है वो आपको किस तरीके से सैलरी नेगोशिएट करनी होगी और किस तरीके से आप जो है वो इसके अंदर ट्रिकी सिचुएशन से भी बाहर आ सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पसंद आया है तो लाइक करें, और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके इर्द गिर्द किसी को इस वीडियो की ज़रूरत है तो ज़रूर वीडियो को शेयर कर दें।